हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा सक्सेना जीएसएम कॉलेज बेवर से आज पुनः आपके लिए एक वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। ठीक है, बहुत दिन से मैं आपको समाज, समुदाय, समिति, संस्था और इन सब चीज़ों के बारे में बता रही थी। आप लोग भी बोर हो गए होंगे कि एक ही टॉपिक पे मैडम अटकी हुई हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा हटके पढ़ाऊंगी, वर्ण व्यवस्था के बारे में आज आपको बताऊंगी। दूसरा पेपर मैंने उठा लिया है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था, जिसमें अभी मैंने आपको पुरुषार्थ वगैरह बताया था, वही टॉपिक आपको आज मैं बताऊंगी, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये मैं आज आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था आज मैं स्टार्ट करती हूँ। वर्ण व्यवस्था का अर्थ इसे मैं थोड़ा सा बताऊंगी। वर्ण व्यवस्था क्या है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। वर्ण शब्द की धारणा के संबंध में प्रथम विचारधारा का अभिप्राय है। प्रथम विचारधारा, अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वर्ण से तात्पर्य श्रम विभाजन से है। वर्ण से तात्पर्य क्या है? श्रम विभाजन। ठीक है, श्रम विभाजन। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझने के लिए लिख दे रही हूँ मैं, श्रम विभाजन से है। ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार, ये मैंने लिखा है ऊपर, देखें आप इसे। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है, उन्होंने लिखा है, उनकी परिभाषा है स्मिथ की कि वर्ण से तात्पर्य व्यवस्था चुनने से है। ठीक है, वर्ण से तात्पर्य व्यवस्था चुनने से है। ठीक है, कोई भी व्यवस्था चुनने से है। काय का तात्पर्य? वर्ण से तात्पर्य। प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है? डॉक्टर स्मिथ के अनुसार ये परिभाषा है कि वर्ण से तात्पर्य व्यवस्था चुनने से है। ये मैंने आपके लिए शॉर्ट में लिख दिया है, इसे आप समझ लें और देख लें। ठीक है, और दूसरे स्थान पर ऋग्वेदिक साहित्य के विचार महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कौन से? ऋग्वेद के। ऋग्वेदिक साहित्य के विचार महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर किया गया है या हुआ है। यहाँ पर इस शब्द का अभिप्राय रंग से है। किस चीज से है? रंग। ये मैंने लिख दिया है, रंग से है। किससे है? रंग से है। ऋग्वेद काल में सामाजिक व्यवस्था में विभेदीकरण का आधार क्या था? रंग था। रंग, ये लिखा हुआ है, रंग था। और दस्यु और आर्य तथा अनादियों में रंग का भेद था। ये समझे आप, दस्यु और आर्य तथा अनादियों में रंग का भेद था। आर्य पीत और श्वेत थे। आर्य कैसे थे? पीत और श्वेत। और दस्यु कैसे थे? काले थे। ये कलर जो बताए हैं, आर्य कैसे थे? पीत और श्वेत थे। दस्यु कैसे थे? काले रंग के थे। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में यह विभेदीकरण, जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें यह विभेदीकरण वर्ण व्यवस्था के नाम से प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, इस बात की सत्यता का डॉक्टर रेपसन एक हैं, डॉक्टर रेपसन हैं, उन्होंने क्या बताया है कि कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उल्लेख किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक जो है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया है। और वर्ण व्यवस्था की अवधारणा और महत्व को हम इस प्रकार से आपको स्पष्ट करके बताएंगे। क्या है वर्ण व्यवस्था का समाज शास्त्रीय महत्व, हम आपको इस प्रकार से बताएंगे। ये मैंने चार्ट बनाया है, इसको आप देख लें। वर्ण व्यवस्था का समाज शास्त्रीय महत्व या वर्ण व्यवस्था का महत्व। ठीक है, ये मैंने चार्ट के रूप में आपको बता रही हूँ मैं। तो इसका पहला समाज शास्त्रीय महत्व है समाज का वैज्ञानिक आधार पर क्रमबद्ध विभाजन। पहला समाज शास्त्रीय महत्व है समाज का वैज्ञानिक आधार पर क्रमबद्ध विभाजन। इसको मैं 2-3 लाइन में समझा दूंगी आपको सरल शब्दों में कि वर्ण व्यवस्था का वैज्ञानिक आधार, जो वर्ण व्यवस्था है आपकी, इसका वैज्ञानिक आधार क्रमबद्ध विभाजन किया गया है। वैज्ञानिक आधार पर क्या किया गया है? क्रमबद्ध विभाजन किया गया है। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था द्वारा मनमाने ढंग से, जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, इसमें मनमाने ढंग से समाज का विभाजन करके जो व्यक्ति के गुण हैं, व्यक्ति के गुणों तथा कर्मों को आधार मानकर समाज का विभाजन किया गया है, व्यक्ति के गुणों के आधार पर। ठीक है, ये हो गया आपका समाज का वैज्ञानिक आधार पर क्रमबद्ध विभाजन।
दूसरा आता है समाजशास्त्रीय महत्व लचीली व्यवस्था। इसको आप देखें, दूसरा है लचीली व्यवस्था। इसे थोड़ा सा समझाऊंगी मैं। इसमें क्या है, वर्ण व्यवस्था जो हमारी है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को अपने गुणों कर्मों में परिवर्तन करके एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने की पूरी स्वतंत्रता, बिल्कुल इंडिपेंडेंस होके उसमें वो रहता है, पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। और व्यक्ति निम्न वर्ण में जन्म लेकर भी, मतलब छोटे वर्ण में जन्म लेकर भी उच्च वर्ण का सदस्य बन जाता है या बन सकता है। इसके उदाहरण हैं आपके सामने वाल्मीकि और विश्वामित्र। आप लोग जानते हैं वाल्मीकि और विश्वामित्र इसके उदाहरण माने जाते हैं। कौन कौन से लिख दूं क्या यहाँ? वाल्मीकि और विश्वामित्र। समझने के लिए थोड़ा सा हिंट आपके लिए बहुत है, विश्वामित्र। ठीक है, वाल्मीकि और विश्वामित्र। ठीक है, अब आता है तीसरा पॉइंट, शक्ति का विकेंद्रीकरण। इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। शक्ति का विकेंद्रीकरण वर्ण व्यवस्था में क्या है, इसका समाजशास्त्री में है, तो इसे थोड़ा सा बताऊंगी मैं कि समाज में शास्त्र, शस्त्र, अन्न तथा श्रम व सेवा। कौन कौन से? शास्त्र, लिख दूं क्या? शास्त्र, शस्त्र, अन्न तथा श्रम, अन्न तथा श्रम व सेवा, ये आप देख लें। शास्त्र, शस्त्र, अन्न तथा श्रम और सेवा 4 प्रकार की शक्तियां मानी गई हैं। जो मैंने शक्ति का विकेंद्रीकरण बताया है, इसमें 4 प्रकार की शक्तियां मानी गई हैं या मानी जाती हैं। कौन कौन सी? शास्त्र, शस्त्र, अन्न तथा श्रम और सेवा। 4 प्रकार की शक्तियां मानी जाती हैं वर्ण व्यवस्था में। और इन चारों शक्तियों को अलग अलग रखा जाता है, क्योंकि अगर ये चारों शक्तियां एक ही समूह के हाथों में केंद्रित हो जाती हैं तो निश्चित रूप से अन्याय और अत्याचार हो जाता है। जब चारों समूह की हाथों में केंद्रित हो जाती हैं तो निश्चित रूप से मान लीजिए अन्याय और अत्याचार व निरंकुशता बढ़ जाती है। अतः संतुलन बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था में इनका विकेंद्रीकरण किया गया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। शास्त्र, श्रम, अन्न तथा श्रम और सेवा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मैंने सरल शब्दों में बताया है। अब आता है आपका चौथा पॉइंट। कौन सा है? चौथा पॉइंट है प्रतियोगिता तथा सामाजिक संघर्षों से छुटकारा। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, प्रतियोगिता तथा सामाजिक संघर्षों से छुटकारा। इसमें भी 2-3 लाइन में आपको समझा दूंगी मैं कि जो प्रत्येक वर्ण की आजीविका, व्यवसाय व कर्मों का निर्धारण होने तथा एक वर्ण वाले व्यक्ति के लिए दूसरे वर्ण वाले व्यक्ति के कार्यों को करने पर रोक लगाई है। दोबारा समझें इसे कि प्रत्येक वर्ण, जो हमारी प्रत्येक वर्ण की आजीविका है, व्यवसाय व कर्मों का निर्धारण होने तथा एक वर्ण वाले व्यक्ति के लिए दूसरे वर्ण वाले व्यक्ति के कार्यों को करने पर रोक लगाई गई है। क्या किया गया है? रोक लगा दी गई है। ठीक है, रोक लगाई गई है। अतः प्रत्येक वर्ण की एक निश्चित स्थिति रही है। जो हमारा प्रत्येक वर्ण है उसकी एक निश्चित स्थिति रही है और पारस्परिक प्रतियोगिता तथा संघर्षों की संभावना क्षीण रही है। कौन कौन से? पारस्परिक प्रतियोगिता तथा संघर्षों की संभावना क्षीण रही है। ठीक है, संघर्ष वहीं पर होते हैं जहां किसी विशेष सामाजिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता होती है। संघर्ष कहाँ होते हैं? जहां पर किसी विशेष सामाजिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता होती है और संघर्ष होते हैं। ठीक है, वहीं पर संघर्ष होते हैं। एक और पॉइंट आपको समझा दूं, 5वां, ये है सहयोग, शांति और प्रेम भावना। इसे भी थोड़ा सा समझ लें। सहयोग, शांति और प्रेम भावना। इसमें क्या है? इस व्यवस्था का मानना क्या है? इस व्यवस्था का आधार पारस्परिक सहयोग
और प्रेम का आधार है। ठीक है, प्रेम, इसको समझ लीजिए, प्रेम का आधार है। महत्वपूर्ण क्या है? प्रेम का आधार है। सहयोग, शांति और प्रेम की भावना, इसका नाम ही है समाजशास्त्रीय महत्व में कि इस व्यवस्था का आधार पारस्परिक सहयोग और प्रेम का आधार माना जाता है। हर वर्ण का व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ समाज की सेवा करता है और विकास करता है और उत्थान में सहयोग देता है। समाज की सेवा और विकास करता है, जिससे समाज का संचालन संतुलित रूप से होता है। इसी प्रकार समाज का संचालन कैसे होता है? संतुलित रूप में होता है या संतुलित रूप से होता है तथा समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना होकर सहयोग, शांति और प्रेम भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये 5 पॉइंट बता दिए हैं। कल और इसके बारे में बताऊंगी। आज हमने थोड़ा सा टॉपिक आपका बदल दिया है क्योंकि आप लोग भी बोर हो गए थे समाज और समुदाय और समिति और संस्था सुनकर, तो मैंने आज आपको वर्ण व्यवस्था थोड़ा सा समझाया है। आज के लिए केवल बेटा इतना ही। कल फिर मैं आऊँगी आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।